नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो पिछली क्लास में मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मैंने बात की थी। वहाँ पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं कवर किया था, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था। तो आज हम जस्ट उसी के आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर चलेंगे, जो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर होगा। और क्या उसके बारे में भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, उसको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ टेस्टिस। जो टेस्टिस की संरचना होती है, टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचना होती है, और उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, इन सब की मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं स्पर्मेटोजेनेसिस को कवर करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस को क्वेश्चन में स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा या शुक्र जनन की परिभाषा भी पूछता है, साथ ही साथ उसका विकास भी पूछता है। शुक्राणुओं का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म, तो उनका पूरा क्रम कैसे बनता है। तो लास्ट में, वीडियो के लास्ट तक मैं उस पॉइंट तक कवर करूंगा। तो शुरुआत तो हमारी है टेस्टिस से, लेकिन जो अंत है वो बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 3 नंबर में, 2 नंबर में वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्या टेस्टिस का स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग तैयार हो जाइए देखने के लिए। हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ओके, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, वृषण की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो वृषण की संरचना में बात करूं तो पहले थोड़ा सा हम वृषण के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो हम बात करते हैं टेस्टिस मीन्स होता है दोस्तों वृषण। यहां पर हम लिख देते हैं वृषण की संरचना। तो जब कभी भी वृषण के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो जरूरी नहीं है कि आप स्ट्रक्चर अकेले ही बनाकर छोड़ दो। जरूरी ये होता है कि आप उसके बारे में भी कुछ लिखो। तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होता है, मैंने बताया था कि जो टेस्टिस होता है वो मेल का प्राथमिक जनन अंग होता है। तो दोस्तों, अगर क्या आप पिछली वीडियो देख चुके हो तो बहुत अच्छा है, तो आपको पता होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप पिछली वीडियो देख चुके हो तो आपको पता होगा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। अगर नहीं देखे हो तो लास्ट तक वीडियो देखना। उसके बाद क्या आप यहीं पर क्या इसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के लास्ट में, और आपको पिछली वीडियो वहां से आप देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं कहूंगा कि आप सारी वीडियो को देखो, क्योंकि भले ही ना देखना हो, लेकिन क्या दोस्तों, अभी आपका एग्जाम लगा है। अगर क्या एग्जाम देना है तो जितना ज्यादा अगर आपको ज्ञान मिल जाएगा उतना ही आपका फायदा रहेगा। तो अपने एग्जाम देने के लिए जरूर क्या उसको तैयार कर लो। और जाहिर सी बात है, जो पढ़ाया गया है कोई वेस्ट नहीं है। कुछ ना कुछ कंसेप्ट वहां पर जो दिए गए हैं आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कह देता हूँ कि भाई आप लोग पढ़ाई कर लो। लेकिन क्या वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना नहीं, आपकी तैयारी हो चुकी है या नहीं। तो अगर क्या बाकी है तो जरूर से जरूर पढ़ाई करो, और क्या बेस्ट से बेस्ट नंबर लाओ। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पर बात करते हैं ये टेस्टिस की संरचना। तो टेस्टिस क्या होता है, पहला पॉइंट है ये पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं, जिसका विकास, तो दोस्तों यहाँ पर उस साइड में शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग क्या मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर लिखा है पुरुष के प्राथमिक जनन अंग होते हैं जिसका विकास। अब दोस्तों मैं बात करूं कि इसका विकास कहां पर होता है। जिसका विकास, देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों, जो उदर गुहा होती है, उदर गुहा जो है हमारी क्या है, यहाँ से वक्ष है, जहां से वक्ष खत्म होता है, और क्या पीछे यहाँ से नीचे की ओर, और ये जो हमारा यहाँ पर पेल्विक बोन होता है इसके ऊपर, इतने को हम एब्डामन बोलते हैं। एब्डामन जो उदर होता है, उदर में ही हमारी किडनी प्रेजेंट है, उदर के डोर्सल सरफेस पे वृक्क प्रेजेंट है, और वृक्क के जस्ट नीचे ही इसका विकास होता है हमारे टेस्टिस का। किसका? टेस्टिस या टेस्टिकल या विस्तरण का विकास कहां पर होता है?
भ्रूण अवस्था में उदर में किडनी के जस्ट नीचे वृषण का विकास होता है, वहां पर वृषण का विकास होता है। तो जैसे ही 7वें महीने में क्या होता है कि जो एक उदर होता है, उदर से नीचे एक क्या पाइप बनती है या एक ओपनिंग होती है, खुली होती है। तो उससे हमारा जो हमारा टेस्टिस होता है वहां से डिसेंड करके खिसक करके चला आता है स्क्रोटम में, किसमें, वृषण कोश में आ जाता है और क्या स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा जुड़ा रहता है। तो मैंने बात की कि एक कहां पर इसका विकास कहां पर होता है, उदर गुहा में। इसका विकास उदर गुहा में। यहां से दोस्तों आपको लिखना सीख जाओगे आप लोग, उदर गुहा में चला आता है। तो दोस्तों बस इतना सा आप लिखिए। अब आगे आप पॉइंट पॉइंट बनाकर लिखने वाले हो, क्योंकि अब आगे आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है। तो आप स्ट्रक्चर से आप पॉइंट पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की वृषण क्या होता है। वृषण पुरुषों के प्राथमिक जननांग होते हैं। वृषण क्या होते हैं, पुरुषों के प्राथमिक जननांग होते हैं, जिसका विकास उदर गुहा में वृक्क के नीचे होता है, जो खिसक करके वृषण कोश में चले आते हैं। ये तो उसकी पोजीशन हो गई, उसका नाम हो गया कि एक प्राथमिक जनन है। लेकिन इस करता क्या है, तो दोस्तों का ये 2 क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। वृषण के 2 कार्य बताइए तथा अंडाणु के या अंडाशय के 2 कार्य बताइए। एकदम सिंपल सा है, वृषण तथा अंडाशय के 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका मेन फंक्शन होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया, इसका मेन फंक्शन होता है। तो दोस्तों एक थी क्या इसके डेफिनेशन। तो अब इसका पहला पॉइंट जो बनने वाला है, तो यहां पर क्या लिखोगे, वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं या नर युग्मक का निर्माण होता है। तो दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन हमारा बन गया कि निर्माण होता कहां पर है, कैसे है, कि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, वो कहां पर होता है और कैसे होता है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करूंगा। तो मैं इस यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा, वहीं पर आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी कि रियल में शुक्राणुओं का विकास कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, उसको पोषण कैसे मिलता है, सारी बातें यहाँ पर हो जानी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो जितनी भी बातें होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर पहला वर्ग क्या होगा, वृषण में शुक्राणुओं का या नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, जो एंड्रोजन से है या टेस्टोस्टेरोन है, इनका भी तो निर्माण वृषण द्वारा ही होता है और वहीं से श्रवण होता है। तो दूसरा कार्य क्या होगा, हार्मोन्स का श्रवण या एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का श्रवण करता है वृषण। तो यहां पर लिखेंगे वृषण के द्वारा, वृषण तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि मैंने कार्य बता दिया। और ये अब बाकी जो है ये बात करना है कि ये युग्मकों का निर्माण होता कहां पर, कैसे है, उसके बाद क्या, किस कोशिका से। ठीक, उसके बाद ये देखिए इसका क्वेश्चन यही बन रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर, कैसे, किस कोशिका से होता है। ठीक है, उसके बाद वृषण द्वारा एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरोन का श्रवण होता है। लेकिन यार कौन करता है, कहां पर होती हैं, कोशिकाएं करती हैं, पूरी ग्रंथियां होती है या पूरा अंग होता है, कैसे होता है, सारी चीज को हम वहां पर कवर करने वाले। क्या टेस्टिकल्स में भी क्या ब्लड जाता है, क्या टेस्टिकल्स में तंत्रिकाएं जाती हैं, तो सारे क्वेश्चन भी तुरंत कवर हो जाने वाले हैं। बस क्या आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। तो यहां से मैं ये देखिए दोस्तों, टेस्टिस का आकार कैसा होता है, ओवल शेप। कैसा होता है, ओवल शेप या अंडे के आकार की संरचना होती है। तो आपको दिखाया गया था कि जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक ऐसी चिपकी हुई संरचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस या अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण। थोड़ा सा दूर दूर बनाया जा रहा है ताकि आपको समझने में आसानी और देखने में
आसानी हो। तो दोस्तों यहाँ पर ए क्या हो गया, हमारा टेस्टिस हो गया। ए मान चलिए इसके ऊपर जो चिपका है ए क्या होता है, इसको हम अधिवृषण बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, अधिवृषण या एपीडिडाइमिस, इसको हम एपीडिडाइमिस बोलेंगे। ए हमारा टेस्टिस है। तो दोस्तों जो टेस्टिस होता है वो 3 लेयर से बना होता है। कितने, 3 लेयर से। तो जो सबसे आउटर लेयर है उसका नाम क्या होगा, जल्दी से कर लेते हैं। इसको हम बोलेंगे, ये सबसे आउटर लेयर है, इसका नाम क्या होगा, ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजिनालिस। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद यहां पर जो सेकेंड लेयर होती है वो बनती है ऐसे, तो उसका नाम होता है दोस्तों ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो क्या एक फाइब्रस कोलेजनस टिश्यू की लेयर होती है। फाइब्रस या कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बनाता है हमारा ये सेकेंड लेयर। इसका नाम क्या कर देते हैं दोस्तों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर दोस्तों यहाँ पर एल्बुजिनिया थोड़ा सा एल्बुजिनिया होता है। अब दोस्तों ये हो गया आपका 3 लेयर। अब ये जो तीसरी लेयर है, तो दोस्तों ये जो दूसरी लेयर है ये ही तीसरे लेयर का निर्माण करती है। तो कैसे होता है, तो ये दूसरी लेयर क्या होती है कि अंदर तक डीप हो जाती है। तो यहाँ पर जो बनता है ऐसी संरचनाएं बनती हैं। अब ऐसी संरचनाओं को बनाने वाला रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये है आपका ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वैस्कुलोसा। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड क्या, ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो यहाँ पर ट्यूनिका वैस्कुलोसा है, ये ऐसे डीप हो करके क्या बनाते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसको क्या बोला जाता है, वृषण पिंड कहा जाता है। क्या बोला जाता है, वृषण पिंड दोस्तों। तो यहाँ पर क्या ये ऐसे निर्माण कर देते हैं वृषण पिंडों का। अब वृषण पिंड आप कहोगे सर ये क्या, कितने बना दे रहे हैं आप, संख्या की ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ मतलब कोई रूल ही नहीं है, इससे बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये जो टेस्टिस के अंदर जो जो है टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन रहे हैं, इनकी संख्या होती है 250। कितनी, 250, बहुत ज्यादा नहीं है, 250 होता है। एक वृषण में 250 होते हैं, दोनों वृषण में टोटल करोगे तो आएगा कितना, 500। कितने, 500। तो हम इसको बोलेंगे क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं वृषणीय पिंड। क्या बोला जाता है, वृषणीय पिंड। और प्रत्येक वृषणीय पिंड में दोस्तों होते हैं 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसको कहा जाता है। क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ही निर्माण होता है आपके स्पर्म का। आपको क्या हो गया, मेरा काम स्पर्म का निर्माण हो गया, कहां से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। लेकिन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कहां से, कैसे होता है, किस कोशिका से, वो कहां पर प्रेजेंट होती है, कैसे टेस्टिस से निकल करके, कैसे टेस्टिस से निकल करके जो पेनिस होता है उसमें आता है, कैसे मेल से फीमेल में वो टर्मिनेट होते हैं। सारी की सारी बातें भी होना बाकी है। तो दोस्तों ये होती है हमारी क्या, ये जो लेयर है ये क्या है, हमारा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये देखो यहाँ पर डीप हो गई है, ये देखो ये इसे डीप हो गई है। तो दोस्तों ये जो डीप हो करके ट्यूनिका एल्बुजिनिया बनाती है, उसको हम बोलेंगे क्या, कि ये जो पार्टिकुलर लोब्यूल्स जो बना रहे हैं, जो पार्टीशन कर रही हैं, ये कौन करती हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के डीप होने से टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का निर्माण कब होता है, जब क्या, ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो डीप हो करके इसको पार्टीशन में
कन्वर्ट करती है। तो दोस्तों ये चीज हो गई। अब ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बन गए। अब देखो इसको जो एक थर्ड लेयर है तो इसको हम बोलेंगे क्या, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, बोलेंगे ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मैं इसका स्ट्रक्चर एक तो बना भी दिया हूं, लेकिन क्या अभी जैसे इसको मैं खत्म करूंगा आपको यहीं पर क्या एक वॉलपेपर मिल जाएगा, जिससे आप क्या पॉज करके इसी स्ट्रक्चर को और बढ़िया से वहां से भी क्या आप देख सकते हो। ठीक है, जो बुक का फिगर होगा तो मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ, फिर वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। तो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, लेकिन उसके पहले मैं बात करूं, ये प्रत्येक जो लोब्यूल्स होते हैं दोस्तों ये भारे होते हैं। क्या होते हैं? ये भारे होते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू से यहाँ पर क्या ये भरे होते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा क्या भरा होगा, फिल्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो दोस्तों ए संयोजी ऊतक से भरे होते हैं। अब संयोजी ऊतक से भरे हैं तो अब यहां पर मैं बात करूं, यहां पर येलो कलर के ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हम बात करते हैं अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को बनाने की। तो मैं मार्कर, तो यहाँ पर क्या है मैंने बताया, ये क्या है आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में अब देखो दोस्तों मैं इसके नलिका की संरचना को मैं ऐसे कुछ मैं यहाँ पर बनाना चाहूंगा। तो हमारे फिगर में तो यहाँ पर दोस्तों एक ही दो इसे बन सकती हैं, तो क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रक्चर तो बड़ा तो है नहीं कि मैं क्या बहुत बड़े से बनवा सकूं, लेकिन ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी। तो दोस्तों मैं सबको ना भर करके मैं यहाँ से ऐसे बता देता हूँ। अब देखो ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं तो हम इसको बोल देते हैं यहाँ पर क्या, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोल देंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जिसको शुक्रजनन नलिका कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए शुक्रजनन नलिका है तो यहाँ पर क्या शुक्रजनन नलिका की अलग से तो मैं स्ट्रक्चर बना ही दूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर जो समझने वाली बात है दोस्तों, ये देखिए एक शुक्रजनन नलिका ये, एक शुक्रजनन नलिका ये, 2 शुक्रजनन नलिका, और दोनों शुक्रजनन नलिका के बाहर ये देखिए ये कुछ एरिया खाली पड़ा है, ये कुछ एरिया खाली पड़ा है जिसको थोड़ा सा हम ब्लैक कर देते हैं। लो भाई मैं इसको ब्लैक कर दिया, डार्क कर दिया। क्या अब तो दिख रहा होगा ना दोस्तों कि हाँ कि इन ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कुछ एरिया क्या है खाली है। तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल सेल स्पेस, अंतराली कोशिका अवकाश। तो दोस्तों आप कहोगे सर इतना क्या बता रहे हैं, इसको क्या कम काम है? तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा रोल है। रियल में इस स्पेस में ही एक कोशिका पाई जाती है जो एंडोक्राइन नेचर की होती है, अंतःस्रावी प्रकृति की होती है, और उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हार्मोन्स का श्रावण। कौन सा हार्मोन्स? जो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन्स का श्रावण करने वाला है वो कौन होता है? यही की कोशिका। तो दोस्तों ये जो ब्लैक रीजन है इसको बोलेंगे इंटर मतलब अंतरा, इंटरस्टिशियल सेल स्पेस। तो दोस्तों जो इंटरस्टिशियल सेल स्पेस है इसका अर्थ होता है अंतराली कोशिका अवकाश। यहां पर क्या एक कोशिका पाई जाती है जिसका नाम क्या है? लीडिंग सेल। क्या होती है? लीडिंग सेल। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको आप लोग क्या कर लेना दोस्तों, भर लेना ट्यूब्यूल्स बना करके। जैसे मैंने यहाँ पर ट्यूब्यूल्स बनाया वैसे वहां पर आप ट्यूब्यूल्स बना करके भर देना। तो दोस्तों अब यहां से मैं बात करूंगा, ये जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है ये जुड़ जुड़ करके यहां से निकलते हैं, ये जुड़ जुड़ करके यहां से निकलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के सीधा संरचना बना देते हैं। तो हर जगह से यहां से निकलेंगे। तो दोस्तों
ये जो निकल रहे हैं ना, इसको ट्यूबुलाई रेक्टाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूबुलाई रेक्टाई यहां से निकलती है। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्यूबुलाई रेक्टाई। तो दोस्तों एक ट्यूबुलाई रेक्टाई आगे जुड़ करके 20 से 30 नलिकाओं का जाल बनाती है। क्या बनाती हैं? 20 से 30 नलिकाओं का जाल बनाती हैं। जो यहाँ पर जाल जैसे संरचना बन जाती है, इसको बोला जाता है रीट टेस्टिस। क्या बोला जाता है? रीट टेस्टिस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल गया रीट टेस्टिस। ये क्या होता है? नलिका निकल करके रीट टेस्टिस का निर्माण करती हैं। अब ये रीट टेस्टिस आगे जा करके क्या बन जाता है? आपका वास इफरेंसिया। क्या बन जाता है? वास इफरेंसिया। आगे जाकर के क्या बनता है? वास डिफरेंशिया। तो दोस्तों अब देखो, आगे मैं बात करूंगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या बनेंगे? आपके शुक्राणु, और जो आकर के कहां पर संग्रह हो जाएंगे? इसी एपिडर्मिस में। यहाँ पर नलिकाओं का जाल होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे आप बात करता हूँ। स्ट्रक्चर को आप बना लो, और एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा भी, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, वहां पर आपको देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम चर्चा कर रहे हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों ये चीज हो गई आपका, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं एक ट्यूब्यूल्स को मैं काट करके, जो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनी है, मैं एक ट्यूब्यूल्स को काट करके अब मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाने वाला हूं। उसको आप देखिएगा, और वहां से मैं आपको बताऊंगा स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कि आपकी ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स के चारों ओर जो ब्लैक एरिया में यहाँ पर बनाया हूं, वो क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल स्पेस। तो अगर ये एक पाइप है, मैं कह रहा हूं अगर ये एक पाइप है, तो जब मैं काटूंगा इसको इसे सीधा करके, तो क्या इसका ये वाला सरफेस दिखेगा? उसका इंटरनल सरफेस दिखेगा आपको। कौन सा? ये इंटरनल सरफेस दिखेगा। तो मैं इंटरनल सरफेस की मैं बात करूंगा, तो मैं इसको कैसे बना देता हूं दोस्तों? ऐसे ही जैसा कि ये दिखेगा। ये देखिए दोस्तों, तो मैंने इसका गोल स्ट्रक्चर दिखा दिया। तो दोस्तों ये था, इसको उठा करके मैंने ऐसे काट करके मैं ऐसे दिखा रहा हूं। अब दोस्तों इसके जो किनारे किनारे का एरिया है, अगर मैं इसको ऐसे लगा दूं, तो इसके चारों ओर का एरिया बात होगी। तो इसके चारों ओर का एरिया ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इंटरस्टिशियल सेल स्पेस। क्या कहलाएगा? यहां पर टी रहेगा दोस्तों, इंटरस्टिशियल सेल स्पेस होगा। अब अंतराली कोशिका अवकाश है। अंतराली कोशिका अवकाश में कोशिकाएं होती हैं, जिसको मैं क्या कहूंगा दोस्तों? यहां पर प्रेजेंट होती हैं आपकी लीडिंग सेल। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं। यहां पर ऐसे कुछ क्या मैं यहां पर बना देता हूं, लीडिंग सेल बन गई है, तो इसके चारों ओर मैं प्रेजेंट कर देता हूं। ठीक दोस्तों, तो यार क्या बताएं, ये बन गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बनाने में बड़ा समय लगता है दोस्तों। तो ये बन गया स्ट्रक्चर। ये किनारे किनारे के आपकी लीडिंग सेल है। लीडिंग सेल क्या करेंगे? मैंने बताया दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? लीडिंग सेल। अब बच्चों ये देखिए, लीडिंग सेल अगर आपसे पूछा जाए लीडिंग सेल, इसका नाम लीडिंग सेल क्यों पड़ा, तो दोस्तों इसकी जो डिस्कवरी करने वाले हैं, कौन? डिस्कवर्ड। तो दोस्तों क्या आपको पता है डिस्कवरी मीन्स क्या होता है? मतलब खोज होती है। क्या होती है? खोज होती है। तो खोज किसने की थी? इसकी डिस्कवर्ड बाय फ्रैंज वॉन लेडिंग, LEYDING। तो दोस्तों इस वैज्ञानिक का नाम ही था क्या? फ्रैंज वॉन लेडिंग। तो दोस्तों इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था फ्रैंज वॉन लेडिंग ने। तो फ्रैंज वॉन लेडिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? लीडिंग कोशिका। इसका नाम क्या दिया गया? लीडिंग कोशिका। अब लीडिंग कोशिका करती क्या है? ये क्या करती है? सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन्स। तो दोस्तों और क्या? टेस्टोस्टेरॉन। क्या हम बात करेंगे? टेस्टोस्टेरॉन। तो दोस्तों अब ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है? तो दोस्तों
कोई भी मेल होता है तो जो उसकी एक्सटर्नल पहचान होती है कि उसको मेल देख करके क्यों कहा जाता है, तो जितने कैरेक्टर उसके बॉडी में दिखते हैं मेल वाले, चाहे वो दाढ़ी हुए, जो बियर्ड होता है, मॉस्टेच होता है, स्किन का रफ होना, और क्या जो लो पिच वॉइस होती है, आवाज का भारी होना, शोल्डर्स ब्रॉड होना, ये जितने कैरेक्टर होते हैं स्पर्म प्रोडक्शन दोस्तों, ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं ये मेल है, उस सारे कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल कौन है? आपका टेस्टोस्टेरोन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है कौन सा? टेस्टोस्टेरोन दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि मेल के कैरेक्टर को रेगुलेट करता है या मेल के कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है? मेंटेन द, तो दोस्तों ये हमने इसकी इंटरनल लाइनिंग की कोशिका बना दी। एक क्या होती है? क्यूबॉइडल सेल होती है दोस्तों। कैसी होती है? क्यूबॉइडल सेल। अब इसको नाम में क्या दे दूं? एक देखो दोस्तों, एक क्या, एक परत बना रही है, अस्तर बना रही है और इंटरनल लाइनिंग बना रही है, तो हम इसको बोलेंगे दोस्तों एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? थोड़ा सा स्पेस देकर बोले, क्योंकि हम तो नाम बता बता करके एक एक चीज बताते हैं। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? एपिथेलियम। तो दोस्तों एपिथेलियम है, लेकिन कौन सी एपिथेलियम है दोस्तों? एक कौन सी कोशिकाएं हैं? ये जर्म कोशिकाएं हैं, जननी कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जर्मिनल। क्या हो जाएगा? जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाएं हैं दोस्तों। कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम की ये लेयर है, तो जिसमें क्या पाए जाएंगी? जर्म सेल। और उन जर्म सेल का नाम क्या होगा दोस्तों? आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जर्म सेल कौन होती है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये कोशिकाएं क्या होती हैं? 2n। क्या होती है? 2n मतलब द्विगुणित। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। क्योंकि बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि अभी हमको आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी ये स्पर्मेटोगोनिया और ये जो 2n लिखा है। तो दोस्तों ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर? अब देखो इसी सेल में क्या होने लगता है दोस्तों? सेल डिवीजन। क्या होता है यहाँ पर? सेल डिवीजन। तो दोस्तों यहाँ पर समझते जाना, इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन। अब डिवीजन कैसे होगा, क्यों होगा? तो दोस्तों जो ये जर्मिनल सेल है, ये जो आपकी लीडिंग सेल है, ये जब ये हार्मोन्स निकालेगी, कौन सा? ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जब निकालेगी, तो टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है कि ये मेंटेन करता है कैरेक्टर्स ऑफ मेल्स। उसके साथ साथ एक फंक्शन इसका और इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ स्टिमुलेट। क्या करता है? स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करता है, प्रोडक्शन ये नहीं करता है। स्टिमुलेट्स स्पर्मियोजेनेसिस टू स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोस्तों ये शुक्र जनन क्रिया को प्रेरित करता है। अब कहोगे सर ये नई चीज क्या है? शुक्र जनन क्या है? एकदम सिंपल सा शुक्र जनन। यहां पर लिख करके मैं बता देता हूं आपको शुक्र जनन। तो दोस्तों शुक्र जनन क्या है? शुक्र से मतलब क्या होता है? शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु। तो बस यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शुक्र जनन को शुक्राणु जनन करके भी पूछ सकता है। शुक्र जनन। अब बच्चे शुक्र मतलब शुक्राणु, तो जनन मतलब क्या हो जाएगा? निर्माण। क्या होगा? निर्माण। तो दोस्तों परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई। शुक्राणुओं का निर्माण ही शुक्र जनन कहलाता है। तो दोस्तों यहां से जो शुक्राणुओं का निर्माण होगा उसको प्रेरित करने वाली कौन? वो लीडिंग सेल। कैसे है कि हार्मोन्स भेजती है कि जाओ जाओ जल्दी से शुक्राणुओं का निर्माण करवाओ। तो ये जर्म सेल को जब मिलता है भैया हमको शुक्राणुओं का निर्माण करना है, तो ये डिवीजन करना शुरू करती है। कौन सा डिवीजन करती है दोस्तों? तो माइटोसिस। कौन सा करती है? माइटोसिस।
तो मैं कहाँ पर बता दूं। तो अब इसकी बात तो हो गई ना दोस्तों, अगर ये अगर चर्चा में आ गया है तो अब इसको यहाँ से हटा दे। अब यहाँ पर कुछ और बात कर ले अच्छी वाली। तो ये टिब्यूल थी, टिब्यूल को मैंने काट करके यहाँ पर रख लिया, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो अभी इनको हम क्या यहाँ से उसके कि मैं बात करूं, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है, या इसका एक नाम होता है प्राइमरी जर्म सेल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दुगुड़ित थी कौन सी, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब मैं बात कर रहा हूं कैसे शुक्राणु का निर्माण होगा। तो ये स्पर्मेटोगोनिया सेल थी या प्राइमरी जर्म सेल, जो क्या थी, दुगुड़ित थी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस, या हम यहाँ पर क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें होना शुरू हो जाती है ग्रोथ। अब ग्रोथ होने लगती है तो क्या होता है कि इसमें जब माइटोसिस होगा तो दोस्तों जो इनकी सेल बनेंगी जाहिर सी बात है ऐसे शिफ्ट होंगी। क्या होंगी, ऐसे शिफ्ट होंगी, क्योंकि और कहीं जगह नहीं है। तो एक कोशिकाएं जब डिवाइड होंगी तो अंदर की ओर शिफ्ट करेंगी अपनी कोशिकाएं, तो इनकी कोशिकाएं अंदर की ओर ऐसे शिफ्ट होंगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इनकी कोशिकाओं की लगभग 3 से 4 लेयर बन जाती है। कब, जब शुक्र जनन क्रिया शुरू होती है तब क्या होती है, 3 से 4 लेयर बन जाती है। तो दोस्तों इन कोशिकाओं की 3 से 4 लेयर बन जाती है, तो मतलब इन कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। तो लेकिन दोस्तों इसके आगे वाली कोशिका को कहते क्या है, तो उन कोशिकाओं का नाम क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिका, प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों हिंदी 100% नहीं क्लियर है, तो हिंदी आप लोग थोड़ा सा गूगल करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, प्राइमरी क्या बनती है दोस्तों, जब माइटोसिस होता है तो क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या होता है दोस्तों, यहां पर निर्माण होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखो दोस्तों यहां पर दुगुड़ित कोशिका थी, 2n था, तो ये माइटोसिस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी क्या होगी, 2n सेल होगी। जब तक ये दोस्तों मियोसिस नहीं होगा तब तक हम क्या है, इस कप्लॉइड लेवल चेंज नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस आपको पता है दोस्तों, आप तो पढ़े हो। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, या इसको रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, जहां पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। मियोसिस 2 स्टेज में चलता है दोस्तों, मैंने पिछली क्लासों में भी मैंने बताया। तो मियोसिस क्या होता है, 2 स्टेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होता है, जबकि मियोसिस सेकेंड इक्वेशनल डिवीजन होता है, अर्थात वो क्या बराबर गुणसूत्रों में बढ़ता है, तो उसको एक प्रकार से समसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। लेकिन जो आपका ये है मियोसिस फर्स्ट, इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या हाफ हो जाती है। हाफ होने के बाद 2 सेल बनेंगे, दोनों में गुणसूत्र संख्या प्लॉइडी लेवल्स का चेंज हो जाएगा, हाफ हाफ आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ, इसके बाद जो निर्माण होता है वो हाइप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। क्या होता है, हाइप्लॉइड मतलब यन लिख दिया, अगुणित। अगुणित क्या होता है, अच्छा इसको यहां से लिखते हैं। क्या दोस्तों होता है, अगुणित सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो दोस्तों यहां पर क्या निर्माण हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। अब ये देखिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण हो गया। तो दोस्तों अभी क्या है आपका, अब इसमें क्या होगा, स्पर्मियो जो यहां पर क्या है, मियोसिस सेकेंड। क्या होगा, मियोसिस सेकेंड। जो दोस्तों यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा, इसमें क्या होगा कि इक्वेशनल डिवीजन मतलब कोशिका अगर यन है तो यन रहेगी। यहाँ पर 2n थी, मियोसिस फर्स्ट हुआ तो क्या हो गई, यन मतलब अगुणित हो गई, आधी हो गई। तो दोस्तों अब जब यहाँ पर मियोसिस सेकेंड होगा तो यहाँ पर गुणसूत्र संख्या क्या यन ही रहेगी, क्योंकि मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के जैसा होता है। अगर कोई कोशिका यन है तो ये डिवाइड होकर के यन में ही बदलेगी। कैसा, यन में ही बदलेगी। अगर 2n है तो डिवाइड होकर के 2n में ही बदलेगी। कब दोस्तों, तब होगा जब क्या होगा, समसूत्री विभाजन। लेकिन मैं बात करूं अगर क्या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2n होता है, तो संख्या क्या हो जाती है, n हो जाती है। क्या हो जाती है, n। 4n है
तो क्या हो जाती है 2n और क्या 2n। तो कहोगे सर क्या अब इसमें n में अर्धसूत्री विभाजन नहीं सकता, तो दोस्तों वहां पर हाफ हो जाएगा। तो ऐसा कभी होता नहीं है किसी प्राणी में, तो कभी खोज नहीं हुई, तो हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं इसको यहां से अब रिमूव कर देता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों क्या होता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर मैंने बात कर ली कि गुणसूत्र संख्या आधी होगी, मियोसिस फर्स्ट हो गई, मियोसिस सेकंड, क्या समसूत्री जैसे, तो यहाँ पर आपको छोड़ने वाला नहीं है। तो अब क्या बन जाएगा आपका स्पर्मेटिड्स, क्या बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है स्पर्मेटिड्स है। अब इसके बाद मैं बात करूं एक स्पर्मेटिड बन गया तो अभी ये मेच्योर नहीं होता, अब इसमें मेच्योरेशन होता है या डिफरेंशिएशन होता है, परिपक्व होते हैं। अब यहां पर क्या होगा मेच्योरेशन या डिफरेंशिएशन। दोस्तों ये क्या होगा डिफरेंशिएशन या मेच्योरेशन, जब परिपक्व हो जाएगा तो वो बन जाएगा किसमें स्पर्मेटोजोआ। क्या बोलेंगे स्पर्मेटोजोआ। तो दोस्तों इसी को हम बोल देंगे क्या स्पर्म। अब बन गया आपका शुक्राणु, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया क्योंकि हमको पढ़ना क्या था शुक्राणुओं का निर्माण। तो अब शुक्राणु अंदर निर्मित हो गए। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कहां पर होगा। तो दोस्तों मैं इसको क्या ये देखिए मैंने इसकी चर्चा कर ली, हमारे में क्या हो गया शुक्राणु का निर्माण। तो दोस्तों अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो हम पढ़े हैं यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है दोस्तों, ये क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टू स्पर्मेटोगोनिया। दोस्तों स्पर्मेटोगोनिया से या स्पर्मेटोगोनिया कोशिका से शुक्राणुओं का निर्माण या स्पर्मेटाजोआ का निर्माण ही क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दोस्तों ये तो हो गया एक एग्जाम में और कुछ पूछा गया था दोस्तों, अब की बार जो नेट का एग्जाम हुआ था वहां पर पूछा गया था स्पर्मियोजेनेसिस। क्या पूछा गया था स्पर्मियोजेनेसिस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पूछा गया था स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोस्तों अधिकतर बच्चों को यही पता था कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण ही क्या कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सोचा गया कि स्पर्मेटोजेनेसिस ही स्पर्मियोजेनेसिस है। दोस्तों एक बुक में ऐसे एक जगह पर लिख भी दिया है स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है सेम है, और कर दिया है या कर दिया है, तो इसका मतलब एक ही है। तो लेकिन क्या मैं कह रहा हूं कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है अलग होता है, ये है स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोस्तों जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है इतनी क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है, लेकिन यहाँ से इतनी क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस। तो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को इतनी जो लंबी प्रक्रिया चली इसको क्या कहेंगे शुक्राणु जनन या शुक्र जनन। तो दोस्तों इसके बाद का ये जो इतनी प्रक्रिया है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का निर्माण, इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन्हीं कोशिकाओं में मैंने बताया कि क्या होता है माइटोसिस होता है, तो बनी ये कोशिका, फिर उसके बाद क्या ये बनेगा आपका स्पर्म बनेगा, तो इसमें डिवीजन होगा, तो अब यहाँ से स्पर्म बनना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों स्पर्मेटिड बन जाएगा, तो यहीं पर क्या बन जाएंगे आपके स्पर्मेटोजोआ। मैं ऐसे बना देता हूँ, एक क्या बन गया स्पर्मेटोजोआ। अब कहोगे सर ऐसा काहे लिए बना रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा अभी कुछ चीजें आपको। तो दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये जो एरिया खाली है, तो दोस्तों ये जो एरिया खाली है ये क्या है जो पाइप है उसकी क्या है ओपनिंग है, अंदर वाली लाइनिंग है, ये ओपनिंग खाली है। अब ये शुक्राणु कहोगे सर कि ये इधर की ओर क्यों मुंह कर बैठे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो होती है ना यहाँ पर एक पिरामिड आकार की से कोशिका होती है। दोस्तों क्या होती है पिरामिड आकार की कोशिका होती है, और सभी स्पर्मेटोजोआ उन्हीं से जुड़ कर करके क्या लेते हैं दोस्तों नरिशमेंट पोषण लेते हैं। क्या लेते हैं पोषण लेते हैं।
तो ये सभी शुक्राणु ऐसे जुड़े रहते हैं और उनसे पोषण को प्राप्त करते हैं। उस कोशिका का नाम क्या होता है दोस्तों? सर्टोली सेल। क्या नाम होता है? सर्टोली सेल। तो दोस्तों तो इसकी खोज एक बहुत ही नामी वैज्ञानिक थे, एक हिस्टोलॉजिस्ट, इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? एनरिचो सर्टोली। क्या नाम था? एनरिचो सर्टोली। तो यहां पर क्या हम लिखेंगे? इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट, इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एनरिचो सर्टोली। तो दोस्तों इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एनरिचो सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने सर्टोली कोशिका का निर्माण किया। क्या किया? सर्टोली कोशिका का निर्माण किया। सॉरी। तो दोस्तों इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट एनरिचो सर्टोली ने सर्टोली सेल को क्या खोज की? अब सर्टोली सेल को दोस्तों हम यहाँ पर क्या सस्टेंटाकुलर सेल या हम इसको नर्स सेल भी बोलते हैं क्या दोस्तों? इसको हम सस्टेंटाकुलर सेल या इसी को नर्स सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्स सेल। नर्स सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक दूसरी कोशिका को पोषण देती है, इसलिए क्या एक नर्सिंग का कार्य करती है, इसलिए इसको हम नर्स सेल बोलते हैं। एक क्या करती है दोस्तों? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू स्पर्मेटोजोआ। तो दोस्तों अब यहां पर आप पॉइंट लिख सकते हो कि सर्टोली कोशिका की खोज वैज्ञानिक ने की थी, जो इसका आकार क्या होता है? पिरामिड के आकार का। तो इनमें एक पिरामिड के आकार की कोशिका भी होती है जिसको सर्टोली कोशिका कहते हैं। उसकी खोज एनरिचो सर्टोली नामक वैज्ञानिक ने की थी और वो क्या करती है? स्पर्मेटोजोआ को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इसको नर्स सेल भी कहा जाता है। तो दोस्तों इतनी सारी चर्चा आपकी हो गई। अब बताओ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये संरचना इंपॉर्टेंट है और जिसके पहले भी टेस्टिस की संरचना थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्ट्रक्चर आपके आज क्या कंप्लीट हुए। यहाँ पर आपको लीडिंग सेल का काम पता चल गया, कहाँ पर होती है, कैसे होती है। सर्टोली सेल का कार्य पता चल गया, कहाँ पर होती है, क्या करती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें अगर आपको पता चल गई, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना और क्या इस वीडियो को और बच्चे तक फैला दो ताकि सभी बच्चे देखें और क्या उनको थोड़ा सा बताइए कि हाँ रियल में ये सारे पॉइंट आपके क्वेश्चन में पूछे जाने वाले। अगर आपको ना विश्वास हो मेरे ऊपर, मैं कहता हूँ तो दोस्तों आप जा करके अपने क्वेश्चन बैंक में वहां पर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में बहुत टाइम्स क्या ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। इसके पहले जो मैं क्या बनाया था दोस्तों, फ्रूट पर असंग जनन और क्या अनिषेक फलन अनिषेक जनन, ये दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे, हर बार एग्जाम में पूछे गए। मैं बाद में इसको जब मैं देखने लगा तो मुझे पता चला यार तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। तो रियलिटी में सच में जितनी चीजें बढ़ाई जा रही है दोस्तों, ये सारी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सारे वीडियो देखो और अभी जो क्या मैं अनिषेक जनन असंग जनन का वीडियो का लिंक दोस्तों यहाँ से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।